नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आ जाइए, जुड़ जाइए, आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। और आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बहुत कुछ आपको नया सिखाएंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको कुछ सीखने को और देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा शेयर कर दीजिए ताकि और भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके, बिना डिस्टर्बेंसी के आप इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि प्लीज़ लाइक वाला बटन हो सके तो दबाइए। आइए ज़रा आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है। अंडरग्राउंड केबल में कोर को नमी से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? माय डियर, एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आएगा ए, मेटालिक शीथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे धात्विक कवच। ठीक है, धात्विक कवच नाम से ही पता लग गया, इसका मतलब कि ये शीशा यानी लेड का बना होता है और शीशा एक नमी रोधी धातु है जो अपने में से मॉइस्चर को आर पार नहीं होने देता है। चलिए दोस्तों एक एक करके सारे ऑप्शन बता देता हूँ। इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है? ये कोर के ऊपर प्रदान किया जाने वाला है जो कोर को इंसुलेट करता है ताकि दो कोर आपस में शॉर्ट ना हो जाए। ये जनरली दोस्तों पेपर का होता है और हाई वोल्टेज केबल जितने भी होते हैं उनमें तो कागज़ ही होता है। अंतर्भरित कागज़ बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोलते हैं। आप समझ जाएंगे ऑप्शन जब आएगा तो। नेक्स्ट नंबर सी ऑप्शन है आर्मर्ड दोस्तों, और ये केबल को यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए होता है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। सामान्यतः ये जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है या गैल्वेनाइज्ड स्टील बोल सकते हो, वो कोई बात नहीं है। बेडिंग दोस्तों ये होता है इस आर्मरिंग के और मेटालिक शीथ के बीच का पोर्शन। तो इसका जो काम है वो होता है कि उस मेटालिक शीथ को प्रोटेक्ट करें, यानी ये धात्विक कवच की रक्षा करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं मेटालिक शीथ शीशे की थी। शीशा क्या है कि थोड़ा सा मुलायम होता है, तो आर्मर्ड हार्ड तार होती है ना, तो इसके अंदर बैठ जाएगी वो, इसलिए धात्विक कवच ख़राब हो जाएगा। तो धात्विक कवच ख़राब ना हो उसकी रक्षा के लिए हम बेडिंग लगाते हैं। चलिए ये थे 4 ऑप्शन इस पहले क्वेश्चन के, और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है? चलिए बताइए आंसर इसका। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हो सके तो एक बार शेयर वाला बटन भी दबा दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। आने वाले मंडे को उसमें फ्री टेस्ट फिर आपको मिलेगा, हर मंडे मिलता है, इस मंडे को भी तैयार है। कंपटीशन एग्ज़ाम का कोई पेड कोर्स आप लेना चाहे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए ज़रा सवाल नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, फ्यूज प्रोटेक्टिव डिवाइस है। हमेशा कैसे लगता है? फेज तार के श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज़ में इसको लगाया जाता है। वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, क्रांतिक मान क्या होता है, वो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिले प्रोटेक्टिव डिवाइस में आएगा। NONC कॉन्टैक्ट इसमें रहते हैं, जनरली चेंज होकर के सर्किट को ट्रिप करवा देते हैं जब भी कोई फॉल्ट आता है। अलग अलग होती है, जैसे अंडर वोल्टेज रिले भी होगी, ओवर वोल्टेज रिले भी होगी, ओवर करंट रिले भी होगी, अर्थ फॉल्ट रिले भी होगी, ट्रांसफार्मर में लगती है जैसे बकोलेज रिले भी होगा। कई इस प्रकार के रिले होते हैं। इस पर थोड़ा आप टॉपिक अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले, थर्मल रिले, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों। आइसोलेटर किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, ये वास्तव में एयर ऑपरेटेड स्विच है बस, और कुछ भी नहीं है। और इसकी बड़ी ख़ास बात है कि इसे हमेशा नो लोड के समय ही ऑपरेट किया जाता है, यानी इसे तब ऑपरेट करना है जब लाइन ऑफ हो। इसे तब प्रचालित करना है जब लाइन ऊर्जित नहीं हो, यानी लाइन में कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि बहुत काम आएगा। आइसोलेटर से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन वहाँ आ सकता है। एंड फाइनली दोस्तों सर्किट ब्रेकर, तो ये तो प्रोटेक्शन डिवाइस है ही, हमें इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। बात आती है आंसर क्या करेंगे, तो आंसर आपको सी करना है यहाँ पर कि आइसोलेटर जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। चलिए सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। सब मोटरों का फंक्शन देखिए, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का electricalvk.net, वहाँ पर जाइए और आप वहाँ फ्री क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने को मिलेंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल, सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस मोटर में नहीं होता। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी होगा, डबल कैपेसिटर मोटर में भी होगा और स्प्लिट फेज में भी होगा। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में नहीं होगा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कैपेसिटर परमानेंट रूप से लगा हुआ रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग परमानेंट रूप से लगी हुई रहेगी। यानी इस मोटर में जैसे कि आप छत पंखे में देख रहे होंगे, जैसा कि आप कूलर की मोटर में देख रहे होंगे, दैट्स वेरी सिंपल। डी उत्तर रहेगा कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कोई काम नहीं होता है। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2021 में भी आ चुका है, फिर देखने को मिलेगा। बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं सब में आता है। क्या सवाल पूछ रहा है, डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा 10 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो जाती है, इसके टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आप सब जानते होंगे डीसी मोटर के टॉर्क के बारे में, आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपको 2-4 एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। सीरीज मोटर के टॉर्क के बारे में कहा जाता है कि फील्ड पोल सैचुरेट होने से पहले टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती और फील्ड पोल सैचुरेट होने के बाद आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती होता है। जब भी किसी क्वेश्चन में ना देवे तो आपको हमेशा वर्ग के समान अनुपात वाला संबंध ही लागू करना है, सीधे समान अनुपात वाला नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि करंट 10 एम्पियर से बढ़कर, मान लीजिए दोस्तों पहले 10 एम्पियर जो है वो 100% था, इसकी आप परसेंटेज निकालते हैं तो अपने हिसाब से ये 100% टॉर्क हो गया। अब आप 12 का वर्ग करके देखिए दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो 144 आता है, यानी टॉर्क अब मूल मान का 144% हो गया। 144 यहाँ आप उत्तर में देख पा रहे होंगे। दो चीज़ें मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, चाहे तो आप उन्हें इंक्लूड कर लीजिए, ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पूछा जा सकता है आपसे, टॉर्क में वृद्धि कितनी हुई, ये पूछा जा सकता है माय डियर। तो ध्यान रखिएगा, टॉर्क में वृद्धि हुई है 44% की। एक सवाल, टॉर्क अपने मूल मान का कितना हो गया, लगभग 1.5 गुना हो गया। आप बता सकते हैं टॉर्क अब हो कितना गया मूल मान का, तो 144%। यानी 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने बनते हैं, तो आप उन्हें समझने का प्रयास करें। अगला सवाल देखो भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि इसका व्यास डबल कर दिया जाए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का संबंध एरिया से और रेजिस्टेंस का संबंध व्यास से एक जैसा ही समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप समझने का ये प्रयास करें कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, ना कि डायामीटर के। समझ गए ना, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो मैं आपको आज एक लाइन ही रटवा रहा हूँ, उसे आप सीधे सीधे याद रख लीजिए। करना क्या है, रेजिस्टेंस को व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दो, माय डियर उत्तर आ जाएगा। क्या कर दो, वर्ग की व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दो। देखो भाई, 1 बटे व्यास को कितना कर दिया, डबल, 2 की स्क्वायर कर दो, 1/4, यानी जो आपका रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, यानी तो 1/4 के लिए फिर जब ऑप्शन के साथ में जाएंगे तो क्या करोगे, सी उत्तर आएगा। 20 में आपको
4 का भाग देना है तो 5 ओम उत्तर हो जाएगा। कैसे, इसको दूसरे तरीके से समझ लो, नहीं समझ में आया तो और बताता हूँ। भाई बात सीधी सी है कि जब व्यास बढ़ गया तो सीधी सी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो बड़ा होगा ना। अगर इसको आप सिंपल फंडामेंटल तरीके से लेकर जाते हैं तो मैं और बता दूं कि अगर व्यास 2 गुना होता है तो एरिया 4 गुना होता है, और प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। जब आपका एरिया 4 गुना हो रहा है तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक सी बात है ना 1/4 होगा। 1/4 बोलें तो ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें मैंने प्रयास किया कि 1 में 4 समझा दूं आपको, इसलिए बस ये दे दिया, बाकी कोई इसका ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन याद भी है। डिवाइस और उसके पीएन जंक्शन के बारे में कौन सा असत्य है, गलत पहचान करनी है। सबने रट रखा है, एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं, यूजेटी में 1 पीएन जंक्शन होता है, सबको पता है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके 2 प्रकार हैं, पीएनपी और एनपीएन। शॉर्टकी में 4 नहीं होते दोस्तों, शॉर्टकी में 0 पीएन डायोड होता है, पीएन जंक्शन होते हैं, क्योंकि शॉर्टकी एक प्रकार का मेटल डायोड है दोस्तों। इसमें एक एन परत होती है और एक साइड मेटल होता है, यानी इसमें पी होता ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, शॉर्टकी डायोड को यूनिपोलर डिवाइस भी कहा जाता है। एक ध्रुवता वाली युक्ति है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का संचालन हो रहा है, होल्स का यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए यूनिपोलर डिवाइस भी है। ध्यान रखना, रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम इसी डायोड का है, इसलिए शॉर्टकी डायोड को फास्टेस्ट डायोड भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शॉर्टकी डायोड के बारे में 4 क्वेश्चन बताए आपने ज़रूर नया सीखा होगा। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो यार, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दबाया हुआ है ना। कसम तो नहीं देता हूँ लाइक करने की, कभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, दबाइए बटन। हाँ हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, आपने नहीं दबाया हुआ, दबाइए। चलिए अगला सवाल देखो, 3 तार डीसी प्रणाली में नेगेटिव तार का रंग कैसा होता है। दोस्तों 3 तार डीसी जो होती है वो होती कौन सी होगी, है ना, तो इसमें होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और मिडल ग्राउंड पॉइंट, ये बोलते हैं इसके तीनों का। पॉजिटिव जनरली इसमें दोस्तों रेड कलर का होगा, ठीक है। जो ग्राउंड होगा वो ब्लैक कलर का होगा, एंड माय डियर नेगेटिव जो होगा वो यहाँ ब्लू कलर का होगा, क्योंकि नेगेटिव की इम्पोर्टेंस यहाँ लगभग पॉजिटिव के बराबर ही होती है। डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखें इसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी बन रहा है वैसे, है ना। तो क्या उत्तर करोगे अभी फ़िलहाल के लिए, तो बी, है ना। वैसे देखो मैंने तीनों कलर से भी लिखे हैं, है ना, प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का। देखो हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, इसका एक यूपीपीसीएल में देखो क्वेश्चन आया पिछली बार, क्या पूछा, लाल, काला और नीला तारों से इंगित कौन सी प्रणाली है ना। देखो क्वेश्चन तो दूसरी तरफ भी तो पूछे जा ही सकते हैं ना, इसलिए याद रखा करो हमेशा, है ना। तो डीसी 3 तार, इसका उत्तर करना है आपको। चलिए अगला सवाल देखो दोस्तों, क्या पूछ रहा है, लेड एसिड बैटरी में हेवी चार्ज और डिस्चार्ज करोगे तो क्या होगा। भैया ओवर चार्ज करेंगे, प्लेटें मुड़ जाएगी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, बक्कल हो जाना। देखो ये चारों दोष आप देख पा रहे हैं, ये चारों लेड एसिड सेल के ही है, मैं बता देता हूँ एक बार और। कोरोजन क्या होता है, प्लेट पर अचानक परत जम जाना, कोरोजन बोलते हैं। पेट्रोलियम जेली का यूज करें तो बचाव हो सकता है। सेडिमेंटेशन को हिंदी में तलछट बोलते हैं, और नाम से ही पता लग रहा है, तल में अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाना, जिससे प्लेटें मुड़ने की संभावना रहती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सल्फेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि डिस्चार्ज के दौरान दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बनती है, तो प्लेटें टफ हो जाती है, कठोर बन जाती है, और फिर से इनको चार्ज कर पाना संभव नहीं होता है। फिर इसके लिए हमें ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग करना पड़ता है। बकलिंग दोष क्या होता है, तो ये इसका उत्तर है। ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज करते हैं तो प्लेटें क्या जल्दी, यानी हेवी करंट से
वो सहन नहीं कर पाती है और वो मुड़ करके बेंट हो जाती है। इसीलिए तो इससे बचाव के लिए निकिल आयरन सेल आया था। तुलनात्मक रूप से निकिल आयरन सेल की प्लेटें बहुत मजबूत होती है, यानी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो वो हेवी चार्ज और डिस्चार्ज को सहन कर जाता है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा सेल हेवी चार्ज और डिस्चार्ज को सहन कर सकता है? अगला सवाल, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग उपयोग लिए जाते हैं? दोस्तों मैं आपको 3 स्लिप रिंग बता रहा हूँ, आप तीनों याद रखना है ना। अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग भी लगेगी, 3 स्लिप रिंग भी लगेगी और 4 भी लगेगी। ध्यान से समझिएगा। देखो अगर फील्ड रोटेट कर रहा है ना तो केवल 2 स्लिप रिंग लगेगी, लेकिन क्यों लगेगी कोई ये पूछे तो? दोस्तों यहाँ स्लिप रिंग का काम है रोटर को यानी फील्ड को डीसी देना, ताकि वो उत्तेजित हो और फ्लक्स का निर्माण करे, क्योंकि रोटर घूम रहा है ना, अब घूमते हुए भाग को सप्लाई देनी है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि स्लिप रिंग डीसी कैसे देता होगा। दोस्तों स्लिप रिंग एक चालक होता है और कुछ भी नहीं है। आप जैसा उसको इनपुट प्रदान करोगे वो आपको वैसा ही आउटपुट प्रदान कर देगा, बस। अब यहाँ देखो 3 स्लिप रिंग कब लगाएंगे? 3 स्लिप रिंग तब लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब चालक रोटेट कर रहा हो, यानी आर्मेचर रोटेट करता हो और वो डेल्टा में जुड़ा हुआ हो। इसी प्रकार से जब रोटेटिंग आर्मेचर स्टार में जुड़ा हो तो 4 स्लिप रिंग भी लगेगी। तो स्लिप रिंग वाले में ये अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखो भाई, क्या पूछ रहा है? सूचक मापी यंत्र का पैमाना अपने अंतिम मान पर शीघ्रता से स्थिर हो जाएगा यदि मापी में अवमंदक बल हो। देखो आसानी से और शीघ्रता से स्थापित करना है तो उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए, क्रांतिक अवमंदक बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रांतिक को निर्धारित अवमंदक भी बोल सकते हो। ओवर डैम्पिंग में क्या होगा? गति धीमी हो जाएगी, अपने अंतिम मान पर पहुंचने में समय ज़्यादा ले लेगा, बात एक ही है। अंडर डैम्पिंग है तो वो क्या करेगा कि स्थिर होने में समय ज़्यादा ले लेगा, बात एक ही हो गई। ओवर डैम्पिंग अपने अंतिम मान पर जाने में समय ले रहा है, अंडर डैम्पिंग स्थिर होने में समय ले रहा है, और नो डैम्पिंग है तो कभी भी स्थिर होगा ही नहीं, बिल्कुल लगातार दोलन करता रहेगा। इसलिए क्रांतिक अवमंदक ही एकमात्र ऑप्शन रहता है। डैम्पिंग के प्रकार कितने हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद कर देना। और हो सके तो तीनों डैम्पिंग का एक एक एग्जाम्पल भी लिख देना कि कौन सी डैम्पिंग कहाँ काम में ली जाती है। अगला देखो, कौन सा मीटर सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? दोस्तों वाट घंटा मीटर नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आता है, जिसे हिंदी में हम समाकलन बोलते हैं, ठीक बात है। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर तीनों सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में आते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सूचक मापी यंत्र की क्या पहचान है? सूचक मापी यंत्र की ये भी पहचान होती है कि ऐसे उपकरण जो धारा के तात्कालिक मान का मापन करते हो या तात्कालिक मान हमें दर्शाते हो, ठीक है। तो अभी के लिए डी उत्तर कर देना, वाट घंटा मीटर ये समाकलन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। देखो भाई अगला सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा एप्लीकेशन डीसी शंट मोटर का है? शंट मोटर कहाँ काम में लेंगे? देखो शंट मोटर इस ऑप्शन के हिसाब से तो मशीन टूल में ही आ सकती है। कैसे मैं बताऊँ आपको? क्रेन, होइस्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और ट्रैक्शन जॉब। दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन जो है ना, ये स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत मांगते हैं, और हाई टॉर्क के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का। इसलिए यहाँ तो आपका सी ऑप्शन ही सही रहेगा, मशीन टूल ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
समांतर संयोजित 2.5 वोल्ट और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो परिपथ की धारा कितनी है। माय डियर, आपसे शॉर्ट सर्किट करंट पूछी गई है। शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला होता है ओपन सर्किट वोल्टेज बटे आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ देखो समांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए वोल्टेज तो 2.5 वोल्ट ही रहेगा, दोनों का कोई फ़र्क नहीं आना इसमें तो। लेकिन दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध जो है ना समांतर में, तो वो घट जाता है। 0.5 ओम बटे 2 करेंगे तो 0.25 आएगा, है ना भाई। कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, समांतर में जुड़े हुए हैं, तो R बटे N ही करोगे ना, 0.25 आ जाएगा। इसमें आपको भाग देना है 0.25 में, तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो ये लगभग उत्तर आपका 10 एम्पियर के आसपास आ रहा है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेना, मिलान कर लेना, और अगर उत्तर अलग आ रहा हो तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद उस पर कमेंट कर देना। अभी ये जो चल रहे हैं ये तो लाइव में चले जाएंगे, ये बाद में शो नहीं होंगे, मतलब हर बच्चे को दिखते रहें, जिसको मैं पिन भी कर सकूं कमेंट को। आप अच्छा सा कमेंट किया करें। अगला सवाल देखो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाया जाता है। दो बड़ी बातें होती है, एक तो ओवर एक्साइटेड के समय पावर फैक्टर सुधारती है, और यहाँ तो ऑप्शन ही एक ही है तो ठीक है, हो गया काम। अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर दोस्तों पावर फैक्टर सुधारती है, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त होती है कि मोटर में उस समय यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट नहीं लेनी है आपको, यानी कोई भार उस पर जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मोटर नो लोड पर हो और ओवर एक्साइटेड हो, तभी वो पावर फैक्टर को सुधारती है, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतने ही करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक वाला बटन दबाइए, शेयर वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है माय डियर, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए।